दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और दोपहर प्राइम टाइम में बात कर लेते हैं 6 राज्यों में हो रहे 7 सीटों के लिए उपचुनावों की। अगर बता दें आपको 6 विधानसभा राज्यों में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और करीब करीब जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई है। नतीजे उपचुनाव के लगभग सामने आ चुके हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट देश की राजनीति पर कैसे पड़ने वाला है, किस तरह से ये पूरी पिक्चर बदलेगी, वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा था। बिहार में बीजेपी और नीतीश लालू के महागठबंधन की लड़ाई का नतीजा टाई हो गया है। एक सीट पर बीजेपी तो दूसरी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट को जीत मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी का जलवा बरकरार है। उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था और बीजेपी ने बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल कर दिखाई है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के वोटर्स का भी बीजेपी पर भरोसा बरकरार है। यहां बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हिट चल रहा है। किसान आंदोलन का बीजेपी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं दिखा। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी ने केसीआर की पार्टी को बराबर की टक्कर दी हुई है और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव जीतकर भी हार गई है। बिना कोई मुकाबला हुए वोट काफी कम मिले हैं। तो ये 6 राज्यों की 7 सीटों का हाल आपने जाना। बिल्कुल, और चलिए अब सबसे पहले आपको ओवरऑल रिजल्ट बता देते हैं कि आज रिजल्ट क्या रहा है। तो उपचुनाव की 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है। बिहार की गोपालगंज सीट बीजेपी ने जीत ली है। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी को बड़ी जीत मिली है। तो यूपी हरियाणा की सीटें भी बीजेपी ने अपने नाम कर ली। इधर ओडिशा की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। अभी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो आज आपको बता दें 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जिसमें अब तक 4 में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोपालगंज बिहार की सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं मोकामा में आरजेडी ने जीत दर्ज की है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो पिक्चर देखने को मिल रहा है, वोट का जो मार्जिन है डिफरेंस का, मोकामा में देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर पर है, लेकिन वोट मार्जिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं गोपालगंज की बात करें अमित, तो गोपालगंज में भी बीजेपी ने जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन यहाँ पर भी आरजेडी पीछे ही है। बिल्कुल। अब आपको इस उपचुनाव के मायने भी बताते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ हिट है। योगी के साथ यादव वोट भी जुड़ा है। मोकामा में आरजेडी को भूमियार वोट मिला है। नीतीश लालू साथ में आए हैं तो फिर भी गोपालगंज बीजेपी जीती है, यानी कि अपने पारंपरिक सीट को उसने बरकरार रखा है। हरियाणा में खट्टर दुष्यंत की जोड़ी अब हिट है, क्योंकि वहां पर भी जीत हासिल हुई है। किसान आंदोलन का असर बीजेपी के वोट बैंक पर नहीं पड़ा है और तेलंगाना में केसीआर के लिए चुनावी जो चुनौती है वो बीजेपी बनकर सामने आ रही है। ओडिशा में बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। मुंबई में शिवसेना जीती, लेकिन वोट घटे और उपचुनाव नतीजे बीजेपी के लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो अपने सीट से ना सिर्फ उनको बरकरार रखा है कि बल्कि उस टैली को भी बढ़ाने की ओर है। बिल्कुल, और लगातार ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के गोपालगंज और मोकामा की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उड़ीसा के लिहाज से बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा तेलंगाना की सीट की अमित हम बात करें तो यहां पर भी जो मार्जिन है दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में वो बहुत कम है। सबसे पहले अब बात उत्तर प्रदेश की विस्तार से कर लेते हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में हार का सबक दिखाया है। हार का सामना यहां पर समाजवादी पार्टी को करना पड़ा है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है। गोला सीट पर बीजेपी के अमन गिरी 34,298 वोटों से जीत चुके हैं। अब इस जीत का संकेत समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। गोला विधानसभा सीट पर यादव और मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। फिर भी समाजवादी पार्टी यहां पर हार गई है और हार भी ज्यादा वोटों के अंतर से हुई है। मतलब ये निकाला जा रहा है कि बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है और शायद यही कारण रहा कि जब प्रचार किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री ने इस सीट के लिए प्रचार खूब किया, लेकिन अखिलेश यादव इस सीट के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत बेहद अहम मानी जा रही है। गोला गोकर्णनाथ सीट में लड़ाई ओबीसी और मुस्लिम वोट की थी। ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स यहां पर आमने सामने थे, क्योंकि यहां यादव और मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बीजेपी की जीत से ये तो साफ हो चुका है कि योगी के साथ यादव और मुसलमान दोनों वोट बैंक आ चुके हैं। योगी ने कैसे गोला का गेम चेंज कर दिया है, हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बातचीत की है। सुनिए सर। प्रदेश के गोला
गोकर्णनाथ में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। हमारे साथ यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह हैं। ये कितनी बड़ी जीत है और जो लोकसभा चुनाव 2024 के हैं उसके लिए कितने फायदेमंद बीजेपी के लिए होगी? देखिए, गोला गोकर्णनाथ सीट का उपचुनाव, इसके प्रचार में मेरा जाना हुआ था। कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं हुई थी और उन नुक्कड़ सभाओं से जनता ने ये एहसास करा दिया था कि गोला गोकर्णनाथ सीट में माननीय मोदी जी की नीतियाँ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन नीतियों को अहरनिश लागू करने में सफल हो रहे हैं, इसलिए जनता ने मोदी जी की नीतियों को और योगी जी की नीतियों का परिणाम का ही रिजल्ट दिया है, जहां हमें रिकॉर्ड मतों से वहाँ जीते हैं। और ये जीत वास्तव में, जो आपने अभी सवाल किया मुस्लिम समाज का, मेरी एक स्थान पर कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक मीटिंग थी जिसमें वही लोग थे। उन्होंने बड़ा खुले मन से कहा कि साहब हमारा वोट गिना भी जाए, हम वोट देने का काम कर रहे हैं। जो सुविधा हिंदू को मिल रही है वो सुविधा हमें मिल रही है। आपने जो अल्पसंख्यक विभाग है, यहाँ पे आपने मदरसों की जो सर्वे कराई है उससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन टीचरों ने मदरसा शिक्षा में पढ़ाने का काम किया है उनको वेतन नहीं मिला है, उसके बारे में ज़रूर आप बताने का काम करें। तो मैंने कहा अभी आचार संहिता लगी है, लेकिन हमारा सिद्धांत है काम के बदले दाम। जिन्होंने काम किया है उनको निश्चित रूप से वेतन मिलेगा, उसकी कोई वो नहीं है। दूसरा, माननीय मोदी जी ने कहा है सुशिक्षा के लिए कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। ये नीति उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लागू कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अच्छी शिक्षा के लिए हमने मदरसा सर्वे कराया है, जिसका परिणाम अब निकल कर सामने आ रहा है। जैसे वो जो पूरी सीट है उसमें करीब 4 लाख वोटर है, जिसमें 50,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो इस चुनाव में आप लोग ने क्योंकि वहाँ गए, प्रचार किया, तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट, जैसे अभी हमने देखा आजमगढ़ का बाई इलेक्शन देखा, रामपुर का देखा, उसके पहले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कुछ मुसलमान बीजेपी की तरफ आए, तो इस बार क्या वो संख्या कुछ बढ़ी है या मुसलमानों ने, आप लोग को क्या लगता है, वोट किया? देखिए निश्चित रूप से अब मुसलमान ये समझ रहा है, मुसलमान भी समझदार कौम है, वो हित और अनहित जानती है। मुसलमान समझ रहा है, अब बहुत भड़कावे मुसलमान नहीं आ रहा है। जो मुसलमानों को अपना नेता समझते हैं, अपने को नेता मानते हैं, वो अब खिसकने लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो गरीब मुसलमान है वो अपना हित चाहता है। आज तक उनका विकास नहीं हुआ, आज तक उनको रहने के आवास नहीं मिले, भूखे पेट रहते थे, अब उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है, आवास की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, उन्हें नागरिक सुविधाएं कैसे मिलें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से माननीय मोदी जी का जो सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने रामपुर सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, आजमगढ़ सीट जीती भारतीय जनता पार्टी ने, गोला गोकर्णनाथ की सीट जीती भारतीय जनता पार्टी ने, और रामपुर के साथ अब मैनपुर, रामपुर की विधानसभा भी जीतेंगे और मैनपुरी का लोकसभा भी जीतेंगे। अब कोई किसी के उसमें नहीं रहा है। अब निश्चित रूप से सब नीतियों के आधार पर, विकास और विश्वास के आधार पर, अब जनता अपराध को, भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं करती है। जैसा कि आपने सुना, अगर अब अगला टारगेट भी सेट कर लिया गया है कि अगला टारगेट है रामपुर विधानसभा सीट, उसके बाद मैनपुरी लोकसभा सीट, क्या बीजेपी अब आगे की तैयारी कर रही है, यानी कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और उसका जो सिर्फ ट्रेलर आपने देखा वो गोला गोकर्णनाथ है। रुचि, जिस तरह से बातें आपने उनसे पूछी और जो बातें उन्होंने रखी, एक बात तो क्लियर है कि अगर मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंधमारी हुई है तो फिर जो आने वाले 2 उपचुनाव होंगे, चाहे वो रामपुर का हो या फिर वो मैनपुरी का हो, उसमें भी शायद कुछ ऐसा ही नतीजा नजर आए और 2024 में तो हो सकता है कि पूरा समीकरण ही बदल के रख दें। देखिए, बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए हैं, दो उपचुनाव पहले हुए रामपुर और आजमगढ़ के, और अब आज गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव के नतीजे आए हैं, इसी तरह के नतीजे जो आने वाले 2 उपचुनाव हैं मैनपुरी और रामपुर, वहाँ पर बीजेपी के हक में आएंगे।
अब मैनपुरी की जहाँ तक बात है, वो समाजवादी पार्टी का एक तरह का परिवार की सीट रही है और 26 साल से ये समाजवादी पार्टी के पास सीट है, जिसमें मुलायम सिंह यादव एमपी रहे, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, और लंबी एक परंपरा वहाँ पर है समाजवादी पार्टी को जिताने की। और मुलायम सिंह यादव का वहाँ पर इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सिंपैथी वोट वहाँ पर मिलेगा। लेकिन रामपुर, जहाँ 36 साल से आजम खान और उनके परिवार के लोगों की वो सीट रही है, वो बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए होने वाली है, क्योंकि जिस तरह का नतीजे हमने अभी लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में देखे कि रामपुर, जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, वहाँ बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की, समाजवादी पार्टी के घर में सेंध लगा दी, तो अब सच में समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। और गोला गोकरणनाथ के जब पूरे डिटेल्स आएंगे कि कौन से बूथ में, जो मुस्लिम बाहुल बूथ है या यादव बाहुल बूथ है, वहाँ पर किसने किसको वोट दिया, क्योंकि वहाँ पे जब हम गए थे, मुसलमानों से बात की थी, वो कह रहे थे हम बीजेपी को वोट करेंगे। करीब 4 लाख वोटर वहाँ पर गोला गोकरणनाथ में, जिसमें 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 20,000 यादव मतदाता हैं। तो अब वो किस तरफ गए, तो बीजेपी इसको एनालाइज करेगी। और बीजेपी की पूरी कोशिश अब ये है कि जो ओबीसी में उन्होंने सेंध लगाई है, दलित वोट में सेंध लगाई है मायावती के, तो अब जो मुस्लिम वोट है, जिसको समाजवादी पार्टी को, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में एकमुश्त वोट किया था, उसको अपनी तरफ करने की। और जैसा कि धर्मपाल सिंह ने बताया, बीजेपी का कहना है कि जो योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, प्रधानमंत्री आवास हो, गरीबों के लिए जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, शौचालय बनाए जा रहे हैं, वो सारे में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो इन योजनाओं में भी दिखाई दे रहा है, और इसलिए मुसलमान बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। अगर ऐसा होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। अमित, बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि मैनपुर एक ऐसी सीट है जिसमें तो शायद मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तरह से गढ़ है, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर अखिलेश यादव, उनका परिवार का, मुलायम सिंह के परिवार का। लेकिन सबसे नजर रखनी होगी रामपुर सीट में कि वहां क्या होता है, क्योंकि हाल ही में वहां रामपुर के जो लोकसभा सीट है, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अमित, इसी बीच एक मुंबई से जुड़ा हुआ अपडेट भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर शिवसेना की जीत तय मानी जा रही है। शिवसेना की ऋतुजा लटके की जीत तय यहाँ पर मानी जा रही है। हालांकि शिवसेना की ऋतुजा लटके को 52,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जो पहले से कम माना जा रहा है वोट शेयर। अंधेरी ईस्ट पर नोटा को भी लगभग 11,000 से ज्यादा वोट लोगों ने इस नोटा पर कास्ट किए हैं। और जिस तरह से लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं, 11,569 ये बात सामने आई थी कि यहाँ पर एक इजी वॉकओवर है उद्धव गुट के लिए, और साथ ही मुकाबला किसी दूसरी पार्टी से नहीं बल्कि वर्सेस नोटा है। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। दिनेश, ये बहुत ही इजी विन उद्धव गुट के लिए रहा, और वहीं जो मुकाबला देखने को मिला दिलचस्प, वो वर्सेस नोटा का था। 10,000 का अनुमान आपने लगाया था, 11,569 वोट नोटा को कास्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए भले ही ये इजी वॉकओवर रहा और ऋतुजा लटके के लिए, लेकिन इस अब तक के जो रुझान आए हैं उससे 2-3 चीज़ें साफ हो गई। एक कि शिवसेना का जो पिछला उद्धव ठाकरे की जो सेना है, 62,000 का जो उनका वोट बैंक इस सीट पर था, उसे वो रिटेन करने में लगभग कामयाब हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो 30,000 प्लस वोट्स थे, जिन्हें उम्मीद थी कि शायद वो वोट ट्रांसफर होकर ऋतुजा लटके को मिल जाएंगे, लेकिन वैसा होता हुआ नजर अब तक तो नजर नहीं आया, क्योंकि 62,000 खुद शिवसेना के यहाँ के खुद के उनके वोट हैं। एक दूसरा, नोटा को लेकर जो कैंपेन चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में 1.5 लाख से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, महज 4,311 नोटा वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 11,000 का आंकड़ा पार कर जाना यह बताता है कि जो विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो कैंपेन किया, उसका भी असर दिखाई दिया। हमारे साथ कुछ यहाँ पर साथ ही में तस्वीर भी दिखाऊं, चाहे नतीजा जो भी हो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पक्ष में, और यही वजह है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो है शिवसैनिक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जश्न भी शुरू होगा। शिवसेना के नेता अनिल परब है, वो अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, तो शिवसेना जरूर जीत का जश्न मना रही है। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के ठीक पहले मिली यह जीत एक नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी, साथ ही में एक नई एनर्जी आएगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। लेकिन
महाविकास आघाड़ी का प्रयोग इस सीट पर कामयाब नहीं हुआ, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना के खुद के वोट तो मिल गए लेकिन कांग्रेस के वोट ट्रांसफर होते हुए अभी तक दिखाई नहीं दिए, एनसीपी के वोट ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिए, सीपीएम का उतना गढ़ वोट बैंक नहीं था, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के वोट नहीं मिले, ये चीज़ साफ हो गई। और इसका खामियाजा जो है जब भी चुनाव होगा आगे स्थानीय निकाय के, उस दौरान भी भुगतना पड़ सकता है। तो उद्धव ठाकरे एक नई ऊर्जा के साथ इस चुनाव के नतीजों को लेकर जो है पॉजिटिवली मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे तस्वीर देखिए, 62,000 वोट का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर दिया है ऋतुजा लटके ने। और यही वजह कि अब जो है ये शिवसैनिक जो है यहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं और साथ ही में अब जश्न मनाएंगे। साथ ही में जो एक कैंपेन चलाया गया था 50 ओके एकदम ओके, उसका भी असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? आपकी जीत वेस्ट से आए, अंधेरी विधानसभा वेस्ट से आए हुए। नोटा 11,000 से ज्यादा गिर गए, लेकिन ज्यादा गिरना ही चाहिए। नोटा को ज्यादा इसलिए गिरा है क्योंकि उन्होंने नोट लिया हुआ है, नोट लेने के कारण इनको ज्यादा वोट गिरा है। और लॉजिक सही नहीं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आपकी कैंडिडेट को 62,000 से ज्यादा वोट मिल गए। मैं 166 अंधेरी ईस्ट में रहता हूँ, और जो कैंडिडेट ने जो काम किया है रमेश लटके साहब ने, उनका जो आज जो रिजल्ट आया है, लोगों की भावना के प्रति उन्होंने जो वोट डाला है लोगों ने, नोटा हो कोई भी हो, जो काम बोलता है रमेश लटके जी का, उनका काम ही बोला है और आगे भी विजय रहेगा। और शिवसेना का जो काम है पूरी मुंबई के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि ये खतरे की घंटी उद्धव ठाकरे के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से नोटा का भी भारी तादाद में लोगों ने रुख किया है वो सही नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको तमाम अपडेट के लिए। इधर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, बीजेपी के भव्य बिश्नोई को करीब 60,296 वोट मिले और कांग्रेस कैंडिडेट को 44,012 वोट से ही संतोष करना पड़ा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर का जो जादू है वो हरियाणा में चला है। बड़ी अंतर से बीजेपी की जीत हुई है, आप कह सकते हैं ये बंपर जीत। आदमपुर की सीट पर बीजेपी ने दर्ज किए 56,539 वोट यहाँ पर मिले हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें 39,170 और आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर दांव चला 2,808 वोट। यानी कि आम आदमी पार्टी कहीं पर टिकी नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला जरूर दिलचस्प रहा है। भव्य बिश्नोई बीजेपी की ओर से आदमपुर सीट से खड़े थे और उन्हें बड़ी बंपर जीत मिली है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के जयप्रकाश को हार का सामना करना पड़ा है। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा का भी हम हाल जानेंगे, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है, ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदमपुर हलके की जनता को कि जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे 20 दिन यहाँ पड़े रहे और ये भूपेंद्र हुड्डा अपने भाषण में बोलते थे कि ये चुनाव जेपी का नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई का है। तो भूपेंद्र हुड्डा को धूल चटाने के लिए आदमपुर हलके की जनता को बधाई। एक और बधाई मैं देना चाहता हूं आदमपुर की जनता को कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी जो इन्होंने जो राड़ निकाली, मरोड़ निकाल दी, उसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि हरियाणा से आई कि जहां बीजेपी कैंडिडेट भव्य बिश्नोई की बंपर जीत हो गई है। और इस उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि हरियाणा में खट्टर दुष्यंत का जो नॉन जाट अलायंस हिट हो गया। ये नतीजा ये भी बताता है कि हरियाणा में जो किसान आंदोलन है उसका असर बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, जो खट्टर साहब के लिए और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बिहार में नीतीश सरकार के गठबंधन तोड़ने के बावजूद बीजेपी ने गोपालगंज सीट पर जीत दर्ज की है। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं और जश्न की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बीजेपी के पटना दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर जो जीत बीजेपी के कैंडिडेट ने दर्ज की है उसकी जश्न की तस्वीरें, मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ता प्रत्याशी को आपस में तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद यहां पर बीजेपी ने उपचुनावों में जीत दर्ज की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।